कर केंद्र सरकार के कान गिनाए। उत्तर प्रदेश में आकर कांग्रेस के मंत्री मुस्लिम वोटर्स को इतना बता दें, ये कहां बर्दाश्त किया जा सकता है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान ने मोर्चा संभाला। आजम ने कहा, स्ट्रक्चर कमेटी की सारी सिफारिशें एक तरफ और मुस्लिम आरक्षण एक तरफ। केंद्र को कम से कम मुस्लिम आरक्षण का बिल तो संसद में पेश करना ही चाहिए। भले ही बिल गिर जाए, पर इतना तो साफ हो जाएगा कि मुस्लिम समाज का असली हितैषी कौन है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जहां यूपीए सरकार के जमकर बखान किया, वहीं मुख्यमंत्री ने ये तक कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन बात तो तब बने जब यूपी सरकार को केंद्र सरकार से समय पर मदद मिले। प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत के दो कोर्ट के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बिगाड़ने की राज्य सरकार पर की गई टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। अखिलेश ने पूरे मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा ये भी है कि वो कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है। दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने एक मामले में राज्य की अखिलेश यादव सरकार पर कहा है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ पीठ के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार है जब कोर्ट ने सरकार पर इतनी गंभीर टिप्पणी की है। यही नहीं, कोर्ट ने ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए मामला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संज्ञान में लाने को भी कहा है। हालांकि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर कड़े निर्देश भी दिए हैं। सरकार का ये भी दावा है कि अखिलेश यादव ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार का ये भी दावा है कि सरकार कोर्ट का हमेशा ही सम्मान करती है। सरकार गंभीर है और कभी भी कोर्ट की अवमानना करने वाले अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं की गई है। सरकार ने हमेशा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया है, माननीय न्यायालय का सम्मान किया, माननीय जजेस का सम्मान किया, उनके आदेशों का सम्मान किया, उसका पालन किया। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब राज्य के नाफरमान अधिकारियों की वजह से राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। इसके पहले भी कई अफसरों की वजह से सरकार की फजीहत हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश इन अधिकारियों पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी के बुधवार की सुबह 13,000 कुछ छात्र छात्राओं के लिए खुशियों का सौगात लेके आएगी सुबह। लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम पूरा करने के लिए पहुंचेंगे वाराणसी अखिलेश यादव। बुधवार की सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में 13,000 कुछ छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटा जाएगा। इस लैपटॉप वितरण में अखिलेश सरकार ने जो वादे किए थे, उस वादों को पूरा करने पहुंचेंगे वाराणसी और उसके बाद 55 छात्राओं को लैपटॉप बांटकर अखिलेश सरकार वापस रवाना हो जाएंगे। वहीं बचे लैपटॉपों को जिला अधिकारी द्वारा वितरण किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने छात्र और छात्राओं से जो वादे किए थे, उस वादे को पूरा करने के लिए वाराणसी आएंगे। इलाहाबाद के हंडिया उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि वह 2014 में लोकसभा चुनाव जो होने हैं, उसमें अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो वह उनके घर के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का राग अनापा है। बेनी बाबू ने कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और अगर वह मना करते हैं पीएम बनने से तो उनके घर के सामने वह धरने पर बैठ जाएंगे। बेनी बाबू ने एक बार फिर होने वाले 2014 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 50 सीटों से अधिक मिलने की बात कही, तो वहीं उन्होंने कहा कि सपा को प्रदेश में केवल 2 ही सीट मिलेगी। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हुए नक्सली हमले में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का रास्ता बदलने को लेकर जांच कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं मुलायम सिंह को केवल 2 ही सीट मिलने की बात कही। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खास बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह 29 मई को रामपुर से यूपी में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम का आगाज नहीं कर पाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की घटना को देखते हुए बीजेपी ने अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया है। बीजेपी अब इसकी भरपाई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को रामपुर बुलाकर करेगी। ये जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने दी। नकवी ने कहा कि 7 से 9 जून तक गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। कार्यकारिणी की बैठक में देश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तिथि तय की जाएगी। साथ ही रामपुर में आयोजित होने वाली महापंचायत की तिथि भी तय की जाएगी। कार्यक्रमों का ज्ञान का राष्ट्रीय स्तर पे जिम्मेदारी की है, प्रभारी बनाया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आपकी एंट्री
रामपुर से। नकवी ने कहा कि रामपुर आते समय उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से रास्ते में बात की है। उनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री रामपुर से होनी चाहिए। उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र अब उन लोगों को मिलेंगे जो राज्य गठन की तिथि से 15 साल पहले से उत्तराखंड में रह रहे थे। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 20 नवंबर 2001 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उस शासनादेश को आज हरी झंडी दिखा दी, जिसमें कहा गया है कि राज्य गठन की तिथि से 15 साल पहले से जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उन्हें यहाँ के स्थायी निवास का दर्जा प्राप्त होगा और इन्हें आरक्षण वर्ग में जाति प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। बताते चलें कि इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग राज्य गठन की तिथि यानी 9 नवंबर 2000 के दिन तक राज्य में रह रहे हैं उन सभी को राज्य का स्थायी निवासी माना जाए और जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। कोर्ट के खंडपीठ के सामने ये मामला था कि जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में सिंगल बेंच ने जो निर्णय दिया था कि 9/11/2000 को जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र में आरक्षित वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाए, उसको हमने चुनौती दी। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार ने एकल पीठ के इस फैसले को नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। प्रदेश में एक बार फिर हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर दिए गए फैसले ने सियासत गर्म कर दी है। जी हां, हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कट ऑफ डेट 1985 रखने का फैसला दिया है। वहीं यूकेडी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। प्रदेश को बने 13 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मसला सुलझा नहीं है। आए दिन प्रदेश की राजनीति इन प्रमाण पत्रों की राजनीति में ही चर्चा में रहती है। ऐसे में मंगलवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मुद्दे पर दिए गए फैसले से एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को त्रिवेंद्र पवार द्वारा कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अहर्ता को 1985 करने का फैसला किया है। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा फैसला दिया गया था कि राज्य गठन के दिन तक जो प्रदेश में रहता है उसे जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। इस पर प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने भी हामी भरते हुए राज्य गठन तक प्रदेश में निवास कर रहे लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का फैसला किया था, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। 2000 का हमने विरोध किया है, हम 50 का भी विरोध करेंगे। हम तो कहेंगे कि जो संविधान में है और सब स्टेट में लागू है उसी को आपको यहाँ भी लागू करना चाहिए। वहीं यूकेडी ने भी इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनके अनुसार 1950 की कट ऑफ डेट जो संविधान में लिखी है वही तारीख मान्य होनी चाहिए। यूकेडी प्रदेश अध्यक्ष काशी सिंगेरी के अनुसार इस मुद्दे पर यूकेडी सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगी ही, साथ ही सरकार द्वारा सही पैरवी नहीं किए जाने के खिलाफ सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। आरोसी हेमराज हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बड़ा झटका दिया है। इसके बाद अब तलवार दंपत्ति को अपने बयान दर्ज कराने निचली अदालत में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की वह याचिका भी खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने इस मामले के 14 गवाहों को दोबारा बुलाने की मांग कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपत्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें तलवार दंपत्ति ने इस हत्याकांड के 14 गवाहों के दोबारा तलब करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति BS चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा है कि CBI को इस मामले में सभी गवाहों को बुलाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गाजियाबाद की विशेष अदालत में तलवार दंपत्ति के बयान को दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि ये बयान धारा 313 के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। इसके तहत आरोपी से सीधे सवाल जवाब किए जाते हैं। इस महीने में यह दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट से तलवार दंपत्ति को झटका लगा है। इसके पहले तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले के 14 गवाहों को दोबारा बुलाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामले को वापस कर दिया था कि तलवार दंपत्ति न्यायिक प्रक्रिया का ठीक से पालन करें और इस मामले को लेकर पहले हाई कोर्ट जाएं। प्रदेश के लचर बिजली व्यवस्था को चाहिए हड़ताल मुक्त महकमा, लेकिन सरकार की बिजली निजीकरण की नीति और कर्मचारियों का उसका विरोध सूबे में कभी भी बड़ा बिजली संकट खड़ा कर सकता है। प्रदेश में बिजली संकट और गहरा होने वाला है। ये संकट UPPCL के कर्मचारियों से गहरा होगा और इसका कारण उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली निजीकरण की नीतियां हैं, जिसके चलते ये कर्मचारी कार बहिष्कार के मूड में हैं। प्रदेश में चढ़ते पारे के साथ साथ बिजली की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रदेश में लगातार बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है और अब बिजली के निजीकरण के विरोध में उतरे कॉरपोरेशन के कर्मचारी प्रदेश के 4 महानगरों गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी में बिजली के निजीकरण को गलत मानते हैं। उनका कहना है सरकार
घाटे का राष्ट्रीयकरण और मुनाफे का निजीकरण करना चाहती है। विद्युत कर्मचारियों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी और निजीकरण के टेंडर को नहीं रोकेगी तो प्रदेश के 4000 विद्युत कर्मचारी कभी भी कार बहिष्कार पे चले जाएंगे। प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता 29 तारीख को सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ कर देंगे। इन बिजली कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक से कई बार वार्ता हो चुकी है, जो कि हमेशा विफल होती चली आई है। आगरा के एतमादपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर धर्मपाल पर आगरा के थाना एतमादौला में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर आरोप लगा है डकैती और रंगदारी और जानलेवा हमले का। आगरा के एक बसपा विधायक के खिलाफ डकैती, रंगदारी और जानलेवा जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। ये मामला जुड़ा है जमीन के एक अवैध कब्जे का। मामला है थाना एतमादौला इलाके की नाराज का। इसमें एक 1400 गज जमीन है, वो कई सालों से खाली पड़ी थी। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जमीन ग्राम पंचायत की है और सन 1958 में यह जमीन पंचायती घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी इस जमीन पर कुछ सत्ताधारी लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। विगत 2 माह पूर्व कब्जा कर रहे लोगों को कब्जा दिलाने के आदेश भी हो चुके हैं। कल कुछ क्षेत्रीय लोग एतमादपुर के बसपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल को लेकर पहुंच गए और वहां जाकर उत्पात मचाया और वहां हो रही कंस्ट्रक्शन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर डॉक्टर धर्मपाल सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, क्योंकि नए नगर निगम और नई नगर पंचायतें बन गई हैं। लेकिन नगर निकायों में मैन पावर की कमी और उचित तवज्जो न मिलने के चलते शहरी सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जी हां, यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड में 5 नए नगर निगम और 1 दर्जन नगर पंचायतें वजूद में आ गई हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। लेकिन शहरों में आज भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह ये है कि शहरी निकाय में मैन पावर की भारी कमी है। ये जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, राज्य बनने के बाद से राज्य का संचालन किस प्रकार से होना चाहिए और क्या व्यवस्थाएं जुटनी चाहिए, क्या नियम कानून होने चाहिए हमें अपने राज्य के लिए, इस पर कोई बड़ी चिंता नहीं की गई। सरकारें हमारी भी रही, कांग्रेस की भी रही। शहरीकरण का फायदा तभी मिलेगा जबकि वहाँ रहने वाले लोगों को उचित सुविधाएं मिलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, जिसके पीछे राजनीतिक वजह रही है। गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के पीएचडी के एक छात्र को मामूली विवाद में गोली मार दी गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों ने हंगामा करते हुए विश्वविद्यालय में खूब तोड़फोड़ की। मामला सोमवार की देर रात का है, जब पीएचडी कर रहे केरल के और्या नाम के छात्र को कुछ लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसे आनंद फानन में हल्द्वानी के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद विश्वविद्यालय के छात्रों और कुछ अराजक तत्वों ने विश्वविद्यालय के सुरक्षा दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। आक्रोशित छात्रों ने कंप्यूटर भी तोड़े, साथ ही मामले की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की और उनके कैमरे तोड़कर अपने साथ ले गए। उधर मामला विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति तक पहुंच गया है। वहीं घायल छात्र की हालत भी स्थिर बताई जा रही है। यूपी सरकार पुलिस में मानवीय संवेदना भरने की हर संभव कोशिश कर रही है, बावजूद इसके पुलिस सुधर नहीं रही है। ताजा मामला अलीगढ़ से है, जहां थाने में एक दरोगा ने एक मजदूर की इस कदर पिटाई की कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। दरअसल गांधी पार्क थाना के नगला मानसिंह के रहने वाले राकेश का अपनी पत्नी से विवाद हो गया, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान किसी ने इस बात की शिकायत पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस राकेश से घर पहुंची और उसे उठाकर थाने ले आई। थाने में राकेश को बेरहमी से पीटा गया। थाने में पुलिस कर्मियों ने अपने जूतों से उसके पैर कुचल दिए। जानवरों की तरह रात भर उसे पीटते रहे। वहीं राकेश की तबीयत खराब होने पर पुलिस कर्मियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। राकेश के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। वो 15 घंटे बाद होश में आया, लेकिन पुलिस की मार से बोल पाने में लाचार है। वहीं परिजन भी पुलिस की कार्रवाई से डरे हुए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले पर पर्दा डालने में लगी हुई है। नोएडा थाना पेशु पुलिस ने एक मुकेश नाम के व्यक्ति को उसके 3 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया है। मुकेश एक लड़की से बेहद प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, जिसके लिए मुकेश ने अपने 3 दोस्तों का सहारा लेकर फर्जी सिम अलॉट कराए और उसके बाद एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। अपने प्यार को पाने के लिए मुकेश ने ये सारा जाल रचा, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर मुकेश और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश को ना ही प्यार मिला और ना ही पैसा। थाना फेज 2 के अंतर्गत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकेश, मनोज, शिवाकांत और रिंकू, इनको गिरफ्तार किया गया है। मुख्य
अपराध उनका ये था कि इन्होंने एक व्यक्ति से एक्सटर्शन की मांग करी थी। कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।